दो दूल्हों की दुल्हनिया की कहानी सुनिए ध्यान से। और हाँ, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। नंदिता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर उसने अफसर की कुर्सी तक पहुंचाया, एक अच्छे परिवार में शादी करवाकर जिसकी गृहस्थी बसाई, वही भाई उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। उसने नया फ्लैट खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए देने से इनकार ही तो किया था। उसने तब उसको समझाया भी कि हमारा यह पुश्तैनी मकान है, अच्छे इलाके में है, दो परिवार आराम से रह सके इतनी जगह इसमें है। तब नवीन ने अपनी बड़ी बहन के प्रति आदर भाव को तार तार करते हुए कहा, दीदी माँ और बाबूजी के साथ ही इस पुराने मकान की रौनक भी चली गई है। अब यह पलस्तर उखड़ा मकान हमें काटने को दौड़ता है। मोनिका को तो यहाँ एक दिन भी रहना नहीं चाहती। मायके में वह शानदार मकान में रहती थी, कहती है कि इस खंडर में रहना पड़ेगा। उसको यह शादी के पहले मालूम होता तो वह मुझसे शादी भी नहीं करती। वह सोती जागती नया फ्लैट खरीदने की रट लगाए रहती है। आखिर में उसके तकाजे को कब तक अनसुना करूं? नंदिता ने बहुत हीरा समझाया था कि छोटी बहन नमिता की शादी महीने 2 महीने में करनी है। अगर जमा पूंजी फ्लैट खरीदने में निकल गई तो उसकी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसका तो जीपीएफ अकाउंट भी खाली हो चुका है। नवीन उस दिन बहुत उखड़ा हुआ था। आओ देखा न ताओ बोल पड़ा, यह आपकी चिंता है दीदी, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। नमिता की शादी करना आपकी जिम्मेदारी है, उसको आप कैसे निभाएंगी आप जाने। नंदिता आश्चर्य से छोटे भाई का मुंह देखने लगी। नवीन इस तरह की बातें कहेगा, ये तो नंदिता ने सपने में भी नहीं सोचा था। वह भी बिफर उठी। तुम नमिता के बड़े भाई हो, इस परिवार के एकमात्र पुरुष हो, इस तरह अपनी जिम्मेदारी से पिंड कैसे छुड़ा सकते हो तुम? देखो दीदी, अब मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। सच बात तो यह है कि जिम्मेदारी जिसको सौंपी जाती है वही उसको निभाने के लिए पाबंद होता है। आप परिवार में सबसे बड़ी हैं। नवीन ने आज अपने मन की सारी भड़ास निकालने का फैसला ही कर लिया था। बोला, बाबूजी ने अंतिम समय हम लोगों की सार संभाल की जिम्मेदारी आपको सौंपी थी और आपने तब भी उनसे वादा किया था कि आप अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगी। तो फिर अब बताइए, अब कहाँ समस्या आ रही है? बस इतना कहकर नवीन ने नंदिता के मुंह पर ताला ही लगा दिया। कुछ कहने समझने की उसने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। वह चुपचाप ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ गई। उसका दिमाग पुरानी यादों की झरोकों से भर उठा। बीती घटनाएं फिल्म के दृश्यों की तरह एक के बाद एक उसकी स्मृति पटल में उभरने लगी। जब थोड़ी सी बीमारी के बाद माँ की मृत्यु हुई, वह बीए फाइनल में थी। मेरिट में आने का मंसूबा बांधी बैठी थी। वह परिवार की सबसे बड़ी संतान और लड़की होने से घर की देखभाल का जिम्मा न जाने कब उसके कमजोर कंधों पर आ पड़ा। वह समझ ही नहीं पाई। घर की गाड़ी के पहिए उसको धुरी मानकर घूमने लगे। मेरी समझदार बेटी नंदिता सब संभाल लेगी। बाहर भीतर सब तरफ यह घोषणा करके पिताजी ने तो घर की सारी जिम्मेदारियों से खुद को जैसे बरी ही कर लिया था। नंदिता 3 भाई बहन हैं। नंदिता से छोटा नवीन और नवीन से छोटी नमिता। नवीन को पढ़ने, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने और बाकी समय में क्रिकेट खेलने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। नमिता तो परिवार की लाडली होने का पूरा पूरा फायदा उठाती थी। कभी मूड होता तो घर के काम में नंदिता का हाथ बटाती, वरना सहेलियों और कॉलेज की पढ़ाई में ही अपने को व्यस्त रखती। नंदिता जानती थी कि नमिता को आखिर एक दिन पराए घर जाना है। घर के रोजमर्रा के काम में भी वह रुचि ले, ऐसी कोशिश नंदिता करती रहती, पर नमिता यह कहकर उस पर पानी फेर देती कि अभी तो मुझे आप अपने राज में आजाद पंछी की जिंदगी जी लेने दो, जब ससुराल पहुंच जाऊंगी तब सीख लूंगी।
समय अपने आप सब कुछ सिखा देता है। आप आज घर को जिस कुशलता से संभाल रही हैं, वह भी तो समय की जरूरत ने ही आपको सिखाया था ना दीदी। नंदिता ने इसके बाद तो किसी से शिकवा शिकायत करना छोड़ ही दिया। प्रथम श्रेणी में बीए करने के बाद वह समाज शास्त्र में एमए करके पीएचडी करना चाहती थी, पर सोचा हुआ सब कहाँ हो पाता है। पिताजी ने घर की जिम्मेदारियों का वास्ता देकर बीए करने के बाद उसका घर बैठा लिया था। बेचारी मन महसूस कर रह गई थी। एक दिन भयानक हादसा हुआ। दौरे से लौटते समय एक सड़क दुर्घटना में उसके पिता इन तीनों भाई बहनों को अनाथ करके संसार से विदा हो गए। नंदिता पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वह कुल 25 वर्ष की थी। उसकी पिता के दफ्तरवाल ने बड़ी मदद की। उसको पिता के दफ्तर में ही क्लर्क की नौकरी दे दी गई, ताकि उसकी भी कुछ मदद हो जाए। जैसे तैसे परिवार की गाड़ी चलने लगी। कई बार पैसे की तंगी उसका रास्ता रोककर खड़ी हुई, पर नंदिता ने नवीन और रमिता को यह एहसास नहीं होने दिया कि वे अनाथ हैं, और उनकी पढ़ाई बस दूर चलती रही। नवीन पढ़ने में होशियार था। उसने बीए फर्स्ट ग्रेड से पास की और खंड विकास अधिकारी के पद पर नौकरी पाने में सफल रहा। एक दिन नंदिता के मन में आया कि अब नवीन की शादी कर दे। बहू के आने पर घर के काम में दिन रात खटने से उसको भी कुछ राहत मिल जाएगी। उसने बस यही सोचकर लड़की तलाशनी शुरू की। छोटे मामा जी की मदद से नवीन की शादी बड़े अफसर की बेटी मोनिका के साथ हो गई। नंदिता ने मोनिका को लेकर जो आशाएं मन में पाल रखी थी, वे कुछ महीने बीतते बीतते मिट्टी में मिल गई। बड़े बाप की बेटी ने ससुराल में ऐसे रंग दिखाए कि नंदिता को घर के काम में उसकी तरफ से किसी भी तरह की मदद की उम्मीद बस छोड़नी ही पड़ी। नंदिता को हालांकि सकारात्मक उत्तर की जरा भी आस नहीं थी, फिर भी हिम्मत बटोरकर एक दिन उसने मोनिका से कह डाला, मोनिका, मुझे भी 10 बजे दफ्तर जाना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि रोटियां तुम बना लो। किचन का बाकी काम तो मैं निपटा ही लूंगी। तुमसे इतनी मदद मिलने पर दफ्तर जाने के लिए मैं अपनी तैयारी भी सहूलियत से कर सकूंगी। नहीं दीदी, मोनिका ने रूखा सा जवाब दिया, यह मुझसे नहीं होगा। मैं तो सोकर ही सुबह 9 बजे उठती हूँ और नवीन के भी बहुत सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। रोज रोटियां सेकने का जिम्मा मैं नहीं ले सकती। वैसे भी किचन के गोरख धंधे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे यहाँ तो नौकर ही सब कुछ करते हैं। मुझे तो आप बख्श दीजिए, ये सब काम मेरे बस का नहीं है। इसके बाद तो नंदिता ने घर के कामकाज को लेकर चुप्पी ही साध ली। खुद ही गृहस्थी की गाड़ी को एक मशीन की तरह ढोती चली गई। परिवार के बाकी सदस्य तो सब देखकर भी अनजान बन बैठे। इस बीच मौसा जी की एक बात को लेकर घर में भूचाल ही आ गया और कई दिन उसका कंपन थमा ही नहीं। उस दिन मौसा जी ने सहज भाव से इतना ही तो कहा था कि उन्होंने भी नंदिता के लिए एक अच्छा सा लड़का देखा है। लड़का क्लास 2 ऑफिसर है, परिवार भी खानदानी है, आदर्श विचारों के लोग हैं और दहेज की मांग भी नहीं है। नंदिता वहां बहुत सुखी रहेगी। बस इतना ही कहना था, फिर क्या था। घर में तो बवाल आना ही था। मौसा जी की बात सुनते ही 1 मिनट के लिए तो जैसे सन्नाटा छा गया। नवीन और मोनिका एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोनों के चेहरे पर हैरानी और परेशानी की गहरी रेखाएं खिंचती चली गई। यह क्या बात ले बैठे आप भी मौसा जी? नवीन ने सकुचाते हुए अपनी बात रखी। दीदी तो इस घर की सब कुछ है, वह तो आत्मा है हमारे परिवार की। बाबूजी उन्हीं को तो घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप कर गए थे।
अभी नमिता की शादी होनी है, हम पति पत्नी भी अभी ठीक से सेटल नहीं हुए हैं। दुनियादारी की हम लोगों को समझ ही कहाँ है। दीदी दूसरे घर चली गई तो इस घर का क्या होगा मौसा जी? हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए दीदी की शादी तो अभी नहीं हो सकती। मौसा जी हक्के बक्के थे। मोनिका के शब्दों ने तो उन्हें आहत ही कर डाला। वह तैश में आकर बोली थी, दीदी यूं ही सब संभालती रहेंगी। यह विश्वास करके ही तो मैं नवीन के साथ शादी करने के लिए राजी हुई थी। वह हमें अध बीच में छोड़कर इस घर से नहीं जाएंगी। यह आप साफ साफ सुन लीजिए मूसा जी। नंदिता को लगा जैसे कुछ कई बिच्छुओं ने एक साथ उसके शरीर में अपने जहरीले फैन डंक घुसीड़ दिए हैं और वह चीख भी नहीं पा रही है। मोनिका की बात ने बुजुर्ग मूसा जी के दिल को छलनी कर डाला। एक लंबी जिंदगी देखी है उन्होंने, समझ गई कि माटी के पक्के बर्तनों पर कोई रंग नहीं चढ़ता। बिना कुछ कहे सुने वह तुरंत घर से बाहर हो गई। वे जानती थी कि जिन आंखों की शर्म मर जाती है उनके मन में मानवीय रिश्तों की कोई कीमत नहीं रहती। ऐसे लोगों को कुछ नसीहतें देना रीत का घरौंदा बनाने जैसा होता है। नंदिता भी वहां ज्यादा देर बैठी न रह सकी। उस दिन के बाद घर में रोज की जिंदगी तो पिछली रफ्तार से ही चलती रही, पर जैसे उसमें जगह जगह स्पीड ब्रेकर खड़े हो गए थे। इन स्थितियों ने नंदिता को काफी दुखी कर दिया। वह चुपचाप रहने लगी। सिर्फ नमिता के साथ ही वह खुलकर बात करती थी। नवीन और मोनिका के साथ उसकी बातचीत का दायरा काफी कम होता चला गया था। ज्यादातर वह अपने कमरे में कैदी सी पड़ी रहने लगी। कोई कुछ पूछता तो हाँ या ना में जवाब देकर चुप हो जाती। जब अकेली होती तो खुद से ही पूछती कि उसकी स्नेह, परिश्रम और त्याग का उसको क्या यह सब फल मिला। नवीन और मोनिका की निष्ठुरता से जूझते हुए भी नंदिता छोटी बहन के लिए अपनी जिम्मेदारी के बारे में बराबर सचेत रही। वह चुपचाप उसके लिए लड़के की तलाश में लगी रहती। एक अच्छा लड़का उसको पसंद आया। प्राइवेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव था। अच्छी तनख्वाह थी, देखने में भी ठीक ठाक था। परिवार में पढ़ा लिखा और उदार विचारों वाला था। उम्र में 7 साल का अंतर नंदिता की नजर में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। अमूमन लड़के और लड़की की उम्र में 5-6 साल का अंतर तो आजकल आम बात है। लड़के का नाम था कपिल। एक दिन रविवार को नंदिता ने कपिल को अपने घर चाय पर बुला लिया। उद्देश्य तो यही था कि वह नमिता को ठीक से देख ले, आपस में जो भी पूछताछ करनी हो कर ले। बाकी बातें तो कपिल के माता पिता से मिलकर उसको स्वयं ही तय करनी है। मौसा जी और मामा जी को भी अपने साथ ले लेगी। नवीन और मोनिका को इस बात की भनक लग चुकी थी, पर नंदिता ने इस काम में उनकी कोई भूमिका तय नहीं की थी, इसलिए दोनों चुप थे। कपिल समय का पाबंद निकला। शाम के 5 बजते बजते पहुंच गया। एक सलोना सा युवक भी उसके साथ था। कपिल जी, एक बात पूछूं? नंदिता ने शुरुआत की। आप पिछले कुछ दिनों से मेरे दफ्तर में खूब आ जा रहे हैं, कोई काम तो वहां नहीं अटका है आपका जिसके कारण आप वहां घूम रहे हैं? तब कपिल ने कहा, जी नहीं, कोई काम नहीं अटका, यूं ही आया होऊंगा, ऐसे ही आता रहता हूँ। आप सरीखा समझदार आदमी किसी सरकारी दफ्तर में यूं ही चक्कर काटेगा, यह बात मेरे गले नहीं उतर रही। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। समझ आने पर बात आपके गले उतर जाएगी। आप बिल्कुल चिंता न करें। अभी तो बस इतना ही बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। नंदिता ने जांच लिया कि लड़का सचमुच तेज है।
उसको बातों में भरमाया नहीं जा सकता, सो बिना भूमिका के उसने काम की बात शुरू कर दी। आजकल शादी ब्याह के मामले में आगे बढ़ने के लिए पहली और सबसे जरूरी बात है औपचारिकता। लड़के लड़की के बीच सीधी बातचीत। मैं चाहती हूँ कि आप कमरे में जाकर नमिता से बात करें। जो पूछना हो पूछ लें और जो बताना हो वह बताएं। मैं भला क्यों करूं यह सब पूछताछ नमिता से? कपिल ने बड़े ही शरारती लहजे में उनसे कहा। तब नंदिता ने कहा, कपिल जी, आपको नमिता को अपने लिए चुनना है, इसलिए नमिता से पूछताछ आप नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? नंदिता पेशो पेश में पड़ गई। सच बात तो यह थी कि कपिल की पहेली को वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा था। आपसे यह किसने कह दिया कि नमिता को मुझे अपने लिए चुनना है? जब उसने ये बात कही तो उन्होंने कहा, कपिल जी, आपको आज यह हो क्या गया है? कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रही हैं आप? मेरी बात तो एकदम सीधी सादी है नंदिता जी, शायद आप ही समझ नहीं पा रही। तब नंदिता ने कहा, सीधी किस तरह है? मैंने नमिता के बारे में ही तो आज आपको यहाँ बुलाया है, और आप यह बेकार का कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं? नंदिता जी, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। मैं तो बस आपसे बात करने आया हूँ और आपसे ही मिलने आया हूँ। तब नंदिता ने कहा, क्या मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि मुझे तो जिंदगी में एक का चुनाव करना था, सो मैंने कर लिया है और मैंने आपको चुन लिया है। नंदिता ने कहा, किसका चुनाव कर लिया है? कैसे कर लिया है? तब कपिल ने कहा, नंदिता जी का, नमिता जी की बड़ी बहन का। नंदिता को लगा जैसे वह आसमान से गिर पड़ी। एक बार तो उसे महसूस हुआ कि कपिल उसके साथ ठिठोली कर रहा है, पर उसके भाव से तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। वो तो बिल्कुल सीरियस लग रहा था। वह बोली, यह क्या गजब कर रहे हैं आप? मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि अपनी लाडली बहन के सौभाग्य का सिंदूर झपट कर अपनी मांग में सजा लूं। नमिता मेरी छोटी बहन ही नहीं, मेरी प्यारी बेटी भी है। माँ के देहांत के बाद मैंने प्यार दुलार देकर उसे बड़े जतन से पाला है। मैं उसके साथ ऐसा अनर्थ तो सपने में भी नहीं कर सकती। नंदिता की आंखों में आंसू छलछला आए और सारा वातावरण संजीदगी से भर गया। बस फिर क्या था दोस्तों, कपिल जी ने अपनी बात शुरू की। कपिल ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, नंदिता जी, आप सच मानिए, पिछले 1 महीने से मैं आपके बारे में ही सारी जानकारी इकट्ठी करने में लगा था। उसी की खातिर आपके दफ्तर भी जाया करता था। आपके साथ घोर अन्याय हुआ है, फिर चाहे वह हालात ने किया हो, आपके पिता ने या फिर आपके भाई ने। आपने अपने परिवार के लिए जो तपस्या की है, उसके एवज में तो आपको वरदान मिलना चाहिए था। पर सब जानते हैं कि अब तक अभिशाप ही आपके पल्ले पड़ा है। क्या अपनी गृहस्थी बसाने का आपका कोई सपना नहीं है? आप नहीं चाहती कि आपके भी एक परिवार हो? सच सच बताइए नंदिता जी, नंदिता ने सैयद होते हुए कहा। वह सब तो ठीक है, पर नमिता के सौभाग्य को अपने सपनों पर कुर्बान करने के लिए मैंने तो कल तैयार थी और नहीं आज तैयार हूँ। उसे मैं जिंदगी भर कुछ न कुछ देती ही रहना चाहती हूँ। उसके अधिकार की कोई वस्तु छीनना मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है।
यह मुझसे कभी नहीं होगा, आप जा सकते हैं। और आपका प्रस्ताव मुझे कतई मंजूर नहीं है, मुझे क्षमा कीजिए। तब कपिल ने कहा, आपको मेरा प्रस्ताव मंजूर हो या ना हो, पर हम तो इस घर से जल्दी ही दुल्हनिया लेकर जाएंगे। कपिल ने वातावरण को हल्का बनाने की गरज से कहा। तब नंदिता जी ने कहा, मेरे जीते जी तो यह कभी नहीं होगा, और मेरे मरने के बाद हो तो आप कर लीजिएगा। उन्होंने कहा, जरूर होगा। इस घर से एक दिन 2 दूल्हे 2 दुल्हनियां लेकर ही विदा होंगे। नंदिता जैसे सोते से जाग उठी। पूछा, और वह दूसरा लड़का कौन होगा? वह यह रहा। साथ में बैठे सलोने युवक की ओर इशारा करते हुए कपिल ने जवाब दिया। और इन दोनों का किसी कमरे में जाकर आपस में पूछ परख करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इन दोनों को कोई बातचीत नहीं करनी है। तब नंदिता ने कहा, क्यों बातचीत नहीं करनी है? कपिल ने कहा, क्योंकि ये दोनों कॉलेज के सहपाठी यानी कि क्लासमेट हैं, एक दूसरे को खूब जानते हैं, साथ साथ जीने मरने की कस्में भी खा चुके हैं, वो भी आज नहीं, बहुत समय पहले। पर ये है कौन? परिचय तो दीजिए इनका, मुझे पता तो चले कि आखिर ये है कौन। अचानक नमिता ड्राइंग रूम में आई। वह पास के कमरे में नंदिता और कपिल की बातें कान लगाए सुन रही थी। मैं देती हूँ दीदी इनका परिचय, नमिता बोली। इनका नाम है विकास और यह कपिल जी के चचेरे भाई हैं। डिग्री कॉलेज में 3 साल हम क्लासमेट रहे हैं। मेल जोल अब भी है। हम दोनों ने साथ साथ जीवन का सफर शुरू करने की कस्में खाई हैं और फैसला भी बहुत पहले ही कर लिया था कि हम दोनों साथ साथ अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन पगली, इस बारे में मुझे तो बता देती, मैं तेरी दुश्मन थोड़े ही हूँ जो तुझे मना करती। नंदिता ने नमिता को अपने पास सोफे पर बिठाते हुए बड़े ही प्यार भरे लहजे में कहा, आप वैसे भी इन दिनों काफी परेशान रहती हैं दीदी। मैं विकास और अपने बारे में आपको बताकर आपकी परेशानियों को बढ़ाना नहीं चाहती थी। मैंने आपसे यह बात छिपाने की गलती की है, इसके लिए मुझे माफ कर दो दीदी, मेरी बहुत बड़ी गलती की है। तब नंदिता ने कहा, इसमें माफी जैसी कोई बात नहीं मेरी बहना, तूने जो भी किया अपनी समझ से अच्छा ही किया है। विकास जी, इस बारे में आपको कुछ कहना है या फिर फैसला सुना दिया जाए? तब विकास ने कहा, मुझे कुछ नहीं कहना, जो कहना था वह नमिता कह चुकी है। नंदिता जी, आप तो बस फैसला सुना दीजिए। विकास बोला। अब बारी थी नंदिता के फैसला सुनाने की। कपिल जी ने ठीक ही कहा है, इस घर से जल्दी ही 2 दूल्हे 2 दुल्हनियां लेकर विदा होंगे। इतना कहकर नंदिता ने नमिता को गले लगा लिया और खुशी पूर्वक अपना फैसला सुना दिया। आज बरसों बाद नंदिता की सूखी आंखों में खुशी के आंसू छलछला आए। उसे लगा आज पहली बार कुदरत ने उसके साथ इंसाफ किया है। इस तरह अचानक मिले इंसाफ से कितनी खुशी होती है, इसका एहसास भी उसे पहली बार हुआ था। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।